अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से 3 अफराद पर मुश्तमिल एक मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई है जो कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी। बात होगी नहीं होगी, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, कौन कर रहा है, किसकी हेल्प कौन कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के खारजा अमूर के हवाले से। पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं वो बड़े एक्टिव हैं। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कायम काम जो थे वो भी पाकिस्तान में आए थे। अभी नायब वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो चले गए हैं, गैम्बिया चले गए हैं। इसके ऊपर मुख्तसर सी बात करेंगे। और योम मई 1 मई है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और योम मई के हवाले से किस तरह मज़दूरों के इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है उस पर बात करेंगे। आसिफ से बात करते हैं। आसिफ, आप ठीक हैं? शुक्र है, खैरियत से? तो आसिफ, आपको आज आप योम मई के हवाले से कोई तकरीब भी कर रहे थे क्या? जी बिल्कुल। आज क्योंकि पूरी दुनिया में मज़दूरों का ही दिन मनाया जा रहा है और लेकिन यह है कि मज़दूर आज छुट्टी पे नहीं है। कौन छुट्टी मना रही है उनकी याद में, लेकिन मज़दूर छुट्टी पे नहीं है। तो आज मज़दूरों के दिन के हवाले से हमारे यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में हमने एक इवेंट रखा था। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन ने, अच्छा। जिसके सेक्रेटरी चौधरी यासीन साहब हैं। तो उसमें फिर जो CDA की मज़दूर यूनियन है और हमारी जो OGDCL की, स्टेट बैंक की, इस तरह बहुत सारी APP की और जितने बड़े इदारे हैं उनकी वर्कर्स यूनियंस आई थी और मज़दूरों की बात हुई, मज़दूरों के हकूक़ की बात हुई। पीपल्स पार्टी के लोग भी आए। तो एजाज़, आज आपको पता है ना कि मज़दूरों का जो है वो झंडा सुर्ख क्यों है। तो उस तकरीब में मैंने मज़दूरों को कहा कि ये झंडा सुर्ख क्यों है। ये झंडा इसलिए सुर्ख है कि शिकागो में, आपको पता है ना कि शिकागो में जो सान्या हुआ था, जब अपने राइट्स की बात कर रहे थे मज़दूर और इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरी तरफ खड़े थे, स्टेट दूसरी तरफ खड़ी थी, तो उस वक्त एक बड़ी जुल्म की दास्तान रकम हुई थी। फायर हुआ था, मज़दूर मारे गए थे बहुत सारे। तो जो एक बहुत शदीद ज़ख्मी मज़दूर था जिसे गोलियां लगी हुई थी, उसने अपनी खून आलूद कमीज़ लहराई थी, खून में लुथड़ी हुई। तो उस दिन से ये सुर्ख झंडा जो है ये मज़दूर की निशानी बन गया। तो आज वहाँ बहुत सारे सुर्ख झंडे भी थे। और एजाज़, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में वफाकी दारुल हुकूमत में कम अज़ कम तनख्वाह का जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वेरी सैड। और यही हाल हर शोबे के मज़दूरों का है। सरकारी शोबे के मज़दूर देख लें, प्राइवेट शोबे के मज़दूर देख लें, दिहाड़ीदार मज़दूर देख लें, कलम के मज़दूर देख लें, सबका यही हाल है। तो उस पर बड़ी बातचीत हुई और एक मुतफ़िका चार्टर भी दिया गया हुकूमत को कि इनके ऊपर आप करें और इसको देखें। तो एजाज़, आज की बड़ी ख़बर के ऊपर पहले आपसे बात करते हैं। ये बताएं कि फ़ौजी जो भी अफसर होता है उसका ओथ होता है कि वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन PTI ने तो बाकायदा एक कमेटी अनाउंस कर दी मुज़ाकरात के लिए। तो अगर इस कमेटी की एक तो हमें डिटेल्स बताएं आप, और दूसरा मेरे एक सवाल का जवाब भी दें कि अगर कोई अफसर किसी सियासी जमात की कमेटी से मुज़ाकरात करेगा तो क्या वो अपने ओथ की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेगा? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है ये तो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आइन तो यही कहता है। आइन का ओथ तो बड़ा सिंपल और बड़ा टू दी पॉइंट है। अच्छा। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, असल में हम चीज़ों को देखते हैं, ब्लैक देखते हैं या वाइट देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ग्रे में हो रही होती हैं। लेकिन एजाज़, ये भी तो पहली दफ़ा हुआ ना कि किसी सियासी जमात ने फ़ौज से बातचीत करने के लिए, अपने मामला तय करने के लिए एक कमेटी बना दी। मतलब आज से पहले ये दीवार के पीछे होता था ना, बंद कमरों में होता था। माजी में भी होता रहा है। नहीं, लेकिन अनाउंस कमेटियां कि हमें आप हमारी डिमांड्स। और आसिफ, माजी में भी ये काम होता रहा है जब पीपल्स पार्टी ने NRO के ऊपर मुज़ाकरात करने थे, लेकिन अनाउंस्ड कमेटियां और नहीं देखें, इंटरनली अनाउंस्ड थी, बाहर खबर नहीं आती। इंटरनली अभी भी बाहर रही है ना एजाज़, मैं यही कह रहा हूँ ना। लेकिन ये खान साहब, मेरा ख्याल है थोड़े से कोरे और झटके बंदे हैं ना, तो वो बात वो कर देते हैं, मैं कमेटी बना रहा हूँ। तो वैसे मैंने मेरी जो सियासी थोड़ी बहुत मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें, मतलब मेरे इल्म में नहीं है कि कोई किसी सियासी जमात ने एक कमेटी तश्कील दी हो, अनाउंस्ड मीडिया को बताया हो कि ये हमारे बंदे हैं जो फौज से मीडिया को नहीं बताया इन्होंने। यही तो रोला है। ये पीपल्स पार्टी भी यही काम करती रही है, नून लीग भी यही काम करती रही है, और ये काम ये कर रहे हैं, ये ज्यादा गंदे तरीके से कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा। नहीं, मेरा तो ख्याल है, मैं ये कह रहा हूँ, ये ज्यादा एक राय ये भी है ना कि जो बंद
कमरों में करते रहें, शायद वो ज़्यादा गंदे तरीके से करते रहें। ये भी राय है, मतलब ये एक ठीक है, दोनों तरह की राय है, बिल्कुल लेकिन ठीक बात। एक थोड़ी सी अजीब बात लग रही है कि एक सियासी जमात एक कमेटी बनाती है। नहीं, अजीब बात ये नहीं है। अजीब बात ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जी मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे और आप फौजी अफसरों का नाम लेते हैं, आप फौजी क़यादत का नाम लेते हैं कि जी हम ये मुल्क पे कब्जा किया। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमसे बातचीत करें। ये ज़्यादा ब्लेटेंट बात है। जी पीपल्स पार्टी और नून लीग तो जो है वो जो करते थे वो तो मेरे और आपके सामने है ना। वो तो उन्होंने मारे भी खाई, सजाएं भी भुगती, ये भी हुआ वो भी हुआ, और फिर उसी तनख्वाह पे काम भी और करते फिर रहे। उसी तरह तनख्वाह पे और भी आ खान साहब उनसे भी एक कदम आगे हैं, जो बाकायदा अनाउंस करके कह रहे हैं कि जी इनसे ही बातचीत होगी बात तो भी इनसे करेंगे। मेरा रिवाइवल होगा। ऐसे ही ये 3 बंदों का नाम खान साहब ने जेल में दिया। एक अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, दूसरा नाम उन्होंने दिया जनाब शिबली फराज साहब का, और तीसरा नाम है उमर अयूब साहब का। अब ये तीनों बंदों को उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अच्छा, अब ये इस्टेब्लिशमेंट से तो बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो बात करने के लिए तैयार है। क्या इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार है? सबसे अहम बात है। मेरा ये ख्याल है, अब मैं ये ख्याल के ऊपर बात कर रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा। जब मैं कहता हूँ ना खबर है तो खबर, मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हें इंगेज करना चाहती है, इंगेज करना चाहती है। और शायद इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई बैसियत जमात को इंगेज किया भी है। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि आपके नेशनल असम्बली और सेनेट के इजलास वो स्मूथ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। शिबली फराज साहब ने जिस तरीके से सेनेट के इजलास में तकरीर की, ये एक अच्छे बच्चे की तकरीर थी जो चीज़ों को आगे लेके जाना चाहता है, पॉजिटिव तकरीर थी। असेंबली में भी यही नजर आया, असेंबली में भी आखिरी यही था। इजलास में यही नजर ऐसे आया। ही है, ठीक है। पीटीआई ने बिल्कुल बिहेव अच्छे किया। तरीके से बिहेव किया। तो ये कैसे, ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही तो नहीं है कि पीटीआई को ख्याल आया कि हम अच्छा बिहेव करेंगे। पहली बात तो यह है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं बड़े नाम, अली अमीन गंडापुर, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं आते हैं। आपको पता है कोर कमांडर पेशावर ने उनके खाना किया था, वो गए थे, पूरी कैबिनेट के साथ गए थे। फिर अभी पिछले दिनों एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर साहब के साथ ये इकट्ठे थे, तो इन्होंने कोर कमांडर साहब को कोई जिसे कहते हैं ना खट्टी मीठी बातें भी बताई कहीं, ठीक है। तो वो तो राब्ते में है। शिबली फराज साहब ये इस्टेब्लिशमेंट से थ्रू आउट राब्ते में, बल्कि आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। उमर अयूब साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैंड इन ग्लव है, ये भी बात गलत नहीं होगी। इमरान खान साहब ने इन तीनों को क्यों चुना? सवाल एक और भी बात है ना जी। शिबली फराज साहब खुद फौज में रहे हैं, ठीक है, तो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं। उमर अयूब साहब जनरल अयूब साहब के पोते हैं, फौजी के बेटे हैं, फौजी फैमिली से तल्लक है, ठीक है जी। ठीक बात। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये जो कंपोज की है कमेटी, वो सारे ऐसे लोगों पर मुश्तमिल की है कि वो चाहते हैं कि मेरे मामला तय हो। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई हार्ड कोर बंदा हमें नज़र नहीं आता, हार्ड लाइनर नहीं नज़र आता इस कमेटी के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि वो जो हमारे दोस्त पीटीआई वाले हमें कहते हैं कि जी खान डट के खड़ा, ये वो इस तरह की ये बातें, ये कमेटी की तश्कील नफ़ी है एक तो उस बात की। और फिर कमेटी के अंदर जो बंदे डाले गए हैं वो बता रहे हैं कि खान साहब डील चाहते हैं, खान साहब डेडलॉक नहीं चाहते। which is a good thing in many ways। वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दोस्त कहते हैं ना खान तो डील ही नहीं कर रहा, खान तो डट के खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही मैं उसके ऊपर थोड़ी सी प्लीज आप जारी रखें। दूसरी बात ये, एक तो ये तो अनाउंस्ड है ना। अब आसिफ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं और उनके कुछ साथी हैं वेटरन्स, वो पूरी नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट का और पीटीआई का जो स्टैंड ऑफ है वो ख़त्म हो जाए। और मैं अब आपको ये बात बताऊं कि वो खाली कोशिश ही नहीं कर रहे, वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। नीयत के नेक और बद होने पे तो मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है। नहीं, अब वो नीयत को जज नहीं हम कर सकते, लेकिन एक्शन को तो जज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो पीटीआई के लोग हैं, जी हाँ, पीटीआई के सिंपथाइजर्स हैं, बल्कि पैटर्न्स हैं, उसमें बड़े उनके गाढ़े राब्ते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो जमात है वो वापस उसकी डील हो जाए। ऐसे नहीं, मैं देखो ना, नीयतों को तो हम जज नहीं कर सकते, एक्शन को तो जज कर सकते हैं ना। नहीं, एजाज सियासी जमातों का जो है ना कंप्रोमाइज़ होना जो है ना, उसके ऊपर मैं उसको कभी भी, चाहे वो नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई, नाम उसका जो भी हो, अगर सिविलियन बालादस्ती एजेंडे में शामिल नहीं है ना,
तो ऐसे तमाम मुज़ाकरात के बारे में नेक नीति का वर्ड मैं कम अज़ कम इस्तेमाल नहीं करूँ। आसिफ, बात यह है कि सिविलियन बालादस्ती तो बाद की बात है ना। पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, आप अंदर हो रहे हैं, आपके ऊपर आपके घरों पे छापे हो रहे जी, हैं। तो वो ज़ाती मकासद के लिए वो बातचीत हो नहीं, रही तो है। यही है ना, वो यही बात है ना कि वो पहले तो आप इससे बचेंगे तो फिर अगली बात होगी ना। तो मेरे ख्याल में मैं तो इस बात का, आपको पता है इस बात के लिए हमने मारे गए हैं। और ये आपको याद हो 2010 में मैंने इंटेलिजेंस अदारों को कानून के दायरा कार में लाने के लिए और सिविलियन बालादस्ती के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था डॉन में, द स्पाई मास्टर। याद है इंटेलिजेंस बिल्कुल अदारों मुझे के? याद है। ये पाकिस्तान की टीवी हिस्ट्री का और मीडिया की हिस्ट्री का पहला प्रोग्राम था। आपने कि काफ़ी जिसकी सारे इंटरव्यूज़ किए थे उसमें, और बड़े इंटरव्यूज किए exclusive थे, interviews किए डॉक्यूमेंट्रीज थे, बनाई थी, ठीक है, और उसके ऊपर जो अटैक आपके जो ऊपर भी हुआ सब कुछ हुआ। तो इशू ये है कि हम उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम, मेरा और आपका ये काम है कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उसको रिपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है ना, हमारे नज़रियात हो सकता है जो कुछ हो रहा है उससे मुतसादम हो, लेकिन जो चीज़ हो रही है हमें उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। सही। तो एक तो ये है। तो मेरे ख्याल में इंगेजमेंट की पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई के साथ शुरू हो गई है। उसके फुट जो प्रिंट नज़र आ रहे हैं, मसला सिर्फ एक बंदे का है, और वही मसला है इमरान खान, कि उनके साथ इंगेजमेंट किस नौयत की होगी या नहीं होगी। बात शुरू में कोई बर्फ़ पिघली थी, लेकिन खान साहब ने ऐसी बातें की शायद दबाने के लिए कि अब वो बाहर नहीं आ सकेंगे। पहले उम्मीद बन गई थी वो आएंगे। तो लेट्स सी कि अभी ये नया जो दौर है वो किधर तक जाता है। तो एक तो 3 मेंबर कमेटी ये है, और मैंने आपको बताया कि कुछ वेटरन्स भी उनका साथ दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे लेट्स सी कि इसमें क्या आउटकम निकलती है। चलें, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बर वक्त बता दिया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अब शहबाज शरीफ साहब भी कोई पेशबंदी कर लेंगे कि किस तरह के मुज़ाकरात तोड़ना चढ़ सके। शहबाज शरीफ साहब की जो आपने बात की ना, तो मैं क्विकली आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और आपको पता है कि उनके साथ एक भारी भरकम नायब वज़ीर ख़ारजा भी आ गए, नायब वज़ीर आज़म भी आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने जाना था OIC की मीटिंग में गैम्बिया में। बड़ी गैर मामूली इजलास हो रहा है ना ये, गज़ा और ईरान इसराइल उसके तनाज़े के बाद। तो वज़ीर आज़म साहब ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। शहबाज शरीफ साहब गैम्बिया पहुंच गए। पहले वज़राए ख़ारजा के इजलास में अटेंड करेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर बाद में जो है उसमें भी शिरकत करेंगे OIC इजलास में। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जो है, एक्टिंग अंडर सेक्रेटरी, वो आए हुए थे, जॉन रॉस, पाकिस्तान पे आए हुए थे, और बड़ी खामोशी से वो दौरा किया और चले गए। ये बड़ा अहम है कि सिर्फ एक मुख्तसर सा एक एलामिया जारी हुआ है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने तमाम अमूर पर बात की है, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की है, और वो चले गए। ये बड़ी है, मेरे हाल में चुपके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो टाइम से हमें पता लगेगा। एजाज़ देखें, इससे पहले एक हफ्ते में 3 स्टेटमेंट ईरान पाकिस्तान, जब सदर आए थे ईरान के, तो फिर उस एक हफ्ते में 3 बयान आए थे गैस पाइपलाइन के ऊपर अमेरिका के, और उसके बाद फिर ये दौरा भी हुआ है और उसकी कोई डिटेल्स भी नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ी ये एक अहम एक मुलाकात थी, और चलें देखते हैं इसके क्या असरात होते हैं। बाकी एजाज़, कल जो हमने एक बात की थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो उस हवाले से काफ़ी मुझे जर्नलिस्टों के भी फ़ोन आए, कुछ लोगों ने आपसे भी रब्ता किया। तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ लोगों की तो ये राय थी, हमारे सीनियर्स की भी, कि आपने इस पर जो बात कर छोड़ी है वही काफ़ी है, मज़ीद इस पर ना की जाए, कि ये एक ही उम्मीद की किरण है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से, गैर मुतनाज़ इदारा है, तो इसको मुतनाज़ा हो जाएगा अगर बात की जाएगी। लेकिन मेरी ये राय है कि अगर कोई इशू आता है और उस पर बात की जाए तो वो बेहतर तरीके से हल हो जाता है, ना कि उसके ऊपर जी नहीं, ऐसे ही है। और हमारी कोई बदनीति नहीं है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम तो इस अदारे का एहतराम करते हैं और इसके काम को सराहते हैं। आपको पता है 8 तारीख को रिपोर्ट आ रही है, 7-8 तारीख को ह्यूमन राइट्स की, और ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अदारा देता है। और ये जिस मीटिंग का मैंने हवाला भी दिया था, उसका मकसद क्या था, ये अहम बात है। उसका मकसद ये था कि 540 मेंबर्स ने, अमूमी मेंबर्स की EGM जिसे कहते हैं, वो बुलाई थी 540 मेंबर्स ने। और मकसद क्या था उसका, कि जी मेंबरशिप का ऑडिट हो,
और मेंबरशिप का ऑडिट क्यों हो? क्योंकि ये थिंकिंग थी कि देखें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, ना औरतों की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रही है। फिर आप देखें ना इन मेंबर्स में रिप्रेजेंटेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी की नहीं है। अब देखें ना ह्यूमन राइट्स कमीशन का इतना बड़ा अदारा, तो उसमें मेरे ख्याल में नीयत अगेन वो नीयत आप जज नहीं कर सकते, लेकिन अगेन वही बात है कि आपका मकसद ये था इन राइटिंग, मकसद ये था इजलास जिन्होंने बुलाया था, मेरे ख्याल में मुनीज़े भी थी उनमें, और 540 के करीब और लोग थे शायद कारदार थे। लेकिन मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप पाकिस्तान में जो मार्जिनलाइज आपकी जो अक़लियतें हैं उनकी अगर आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर जो आसमा जहांगीर फाउंडेशन का इवेंट था उसमें भी फिर इस चीज़ को जो है ना ख्याल रखना चाहिए था। यही तो इस इवेंट का हुस्न होता था। लेकिन आप देखें अहमदी कम्युनिटी को नहीं बुलाया गया, बहुत सारी कम्युनिटीज़ को नहीं बुलाया गया, ठीक है। और देखें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये पहली दफ़ा ये रिवायत डली है कि को चेयरमैन का ओहदा जो है वो जनरेट किया गया। नहीं, आसिफ ये गलत इंप्रेशन है। मैं अब आपको बताता हूँ, ये पहले से मैं भी मुझे किसी ने बताया था यही वाली बात। को चेयरपर्सन का ओहदा पहले से मौजूद है। अब होता ये है कि जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा आफ्टर नंबर 1 वोट लिया होता है वो को चेयरपर्सन होता है। अभी वो नसरीन साहिबा थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे, फिर उन्होंने मुनीज़े को नॉमिनेट किया। ये नहीं कि मुनीज़े को दिल था या वो खुशी थी कि जी मैं नहीं, तो जिनको वोट हुआ था उनको आना चाहिए वो था। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने कहा कि मेरी एज का फैक्टर है। नहीं तो देखिए ना, जब वो कंटेस्ट कर रही थी तो तब एज वही थी ना, ऐसा तो नहीं हुआ अचानक। बहरहाल एजाज इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, इस पर बड़ी डिबेट हो सकती है, दूसरे लोगों का भी एक मौक़िफ़ है उसके अंदर। लेकिन जब दो आमने सामने आ जाते हैं ना लोग बड़े ओहदों के ऊपर, तो उसका नुकसान हमेशा तंजीम को होता है। और हम ये जो बात कर रहे हैं इस दर्द दिल के साथ कर रहे हैं कि ये एक ऐसी तंजीम है जिसको इंटरनेशनली तवज्जो मिलती है, जिसको वाकई में पाकिस्तान के जो आपके जो डिप्राइव तबकात हैं, जो डाउन ट्रोडन्स हैं, ये उनकी आवाज़ है, कोई शक नहीं। तो अगर उसके अंदर दरार पड़ेगी तो इनफैक्ट ये कमज़ोर इंसान की आवाज़ जो है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के ऊपर दरार पड़ेगी। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे ये फेथ है कि जो हमने गुफ्तगू की है और जो हमने कल गुफ्तगू की थी, अभी आज आपने जिक्र कर दिया, तो मकसद हमारा बड़ा क्लियर है और हम किसी के साथ नहीं, हम बिल्कुल इस इदारे को मजीद ये मौसर हो और इसकी आवाज़ में मजीद ताकत है। बिल्कुल ठीक है। तो आज का प्रोग्राम यही है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर कोई मालूमात हो, कोई टिप हो, तो आप talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और अगर किसी राय का इजहार करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।